क्लास 12th बच्चों ध्यान दो। कल हमने जो डेरिवेशन किया था वो सिर्फ रेजिस्टेंस का केस था। आज जिसकी बात करेंगे आज जो है ये प्योर इंडक्टर का केस है। और ये आपकी जो है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ये इस पे जा रही हैं, तो क्या क्या चेंजेज होंगे, क्या आएगा निकल करके, इसकी बात करते हैं। कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। we assume that the inductor has negligible resistance, thus the circuit is purely inductance AC circuit. Okay, as the alternating current flow through the inductor, a back EMF minus L di by dt is set up which oppose the applied EMF. तो ये तो जानते हो, ये हमने पीछे चैप्टर में किया था इसको, तो अगर नहीं आप इसको पढ़ें तो इसको एक बार स्टडी कर लो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देन नेट इंस्टेंटेनियस EMF फार्मूला ई, वैसे फार्मूला होता है कि ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ ले आए ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई क्या है आपने निकाल रखा है, ई नाट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। डी आई एक तरफ कर लिए और इसको ई नाट को इसमें डिवाइड कर दिया साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दिया 0 टू आई डी आई और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया आई, ये आ गया साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी, और ये मल्टीप्लाई में है ओमेगा। अब तो आपको इंटीग्रेशन की चीज़ें, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा अब इंटीग्रेशन वाली चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। ये माइनस साइन आ गया प्लस कांस्टेंट। एज द अप्लाइड EMF इज साइनोसोइडल वी एक्सपेक्ट द करंट आल्सो टू बी साइनोसोइडल। जब आपके पास अप्लाइड करंट इस फॉर्म में है तो आप ये भी मान के चलेंगे कि जो करंट भी होगी वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए। तो आगे वैसे इसको हम ये बता दें, दस द एवरेज ऑफ करंट आई मस्ट बी 0 ओवर ए टाइम पीरियड। इसको भी डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। नाउ द एवरेज ऑफ कास ओमेगा टी 0 ओवर ए टाइम पीरियड, हेंस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन द एबव इक्वेशन मस्ट बी 0। जो वहाँ पर हमने कांस्टेंट लिखा था उसके विषय में बताया गया कि वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर जब आप कंसीडर करोगे एवरेज लोगे तो 0 वैल्यू आ जाती है। आगे आई इक्वल टू माइनस का ई नाट अपान ओमेगा एल कास ओमेगा टी। आगे बढ़ाए इसको, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है तो आई नाट से शो कर लिया कास ओमेगा टी। अब थोड़ा मैथ का फार्मूला यूज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, टेक्नोमेट्रिक के टॉपिक यूज कर लेते हैं। कास थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर माइनस की एंट्री कराएंगे, हाँ, फिर माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा। तो कास ओमेगा टी को चेंज किया साइन पाई बाई 2 माइनस, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। फिर इस माइनस को एंट्री कराएंगे तो ये वाली माइनस में हो जाएगी, ये वाली प्लस में हो जाएगी, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वेशन 2 जनरेट हो गई। हेयर आई नाट जो है आपकी वैल्यू ओमेगा नाट अपान ई नाट अपान ओमेगा वेल, ये क्या है, ये है पीक वैल्यू ऑफ AC। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब आपके पास देखो क्या चीज़ें आ गई, आई आ गया और यहाँ से आपके पास E आ गया। ध्यान देना, ये आपको मालूम है और ये मालूम है। दो इक्वेशन आपको पता है तो आप फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो E के बाद E जो था E इक्वल टू ई नाट साइन ओमेगा टी था। ध्यान देना, अच्छा मैं फिर से पलट के दिखा दूं भाई, ये देखो E इक्वल टू ई नाट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ किसी एक्सेस से ओमेगा टी से ई नाट हो गया। अब आई जो आ रहा है, आई आ रहा है आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आ रहा है, इसका ये कर्व हो गया। अब इसको अच्छे से जानते हो, ये ओमेगा टी है, अब ओमेगा टी से पाई बाई 2 है, तो मतलब ये इधर तो ये इधर। ध्यान देना, ये इधर तो ये इधर। अब इसको आप पढ़ सकते हो कि जो वोल्टेज है वो करंट से, जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रही पाई बाई 2 एंगल से। अब हम इसको उल्टा कर लें कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चल रही है। तो ठीक है, डायग्राम ड्रा कर लिया। अगर आपका वो कर्व था ई इक्वल टू ई नाट, जो इक्वेशन थी ई इक्वल टू ई नाट साइन ओमेगा टी, तो वो ये आ जाएगा, ये सीधे सीधे आ गया। अब करंट क्या है आपकी पाई बाई 2 एंगल पे पीछे चल रही। अब पाई बाई 2 पीछे चलना है, इट मीन्स जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर से समझो बेटा, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, तो जहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कर्व आपने ड्रा कर लिया, इसका तो समझ में आता है, इसको भी आप समझ लिए, जहाँ ये 0 होगा वहाँ ये मैक्सिमम होगी,
जहाँ ये मैक्सिमम होगा, मतलब जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम होगी वहाँ पर करंट जीरो होगी। फिर से जहाँ पर वोल्टेज जीरो होगा या मिनिमम होगा वहाँ पर करंट मैक्सिमम होगी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के डायग्राम शो करोगे, ड्रा करोगे तो आपका ये फिगर जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको देख लें। On comparing equation first and second, we find the phase angle of current I is pi/2 radian less than that of EMF E। ये बातें बता दी आपको। Thus, in an inductive AC circuit, the voltage aid of the current I in phase by 90 degree, ये भी आपको बता दिया। The current lags behind the voltage in phase by 90 degree, ये भी चीज़ें आपको समझा दी। ये हो गया, इसको जरा देख ले। सो द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टिव एसी सर्किट, द फेजर ई मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विद एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देख लो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एज द करंट लेग्स बिहाइंड द EMF फेज बाई pi/2 रेडियन, सो द करंट फेजर आई मेक्स एन एंगल pi/2 रेडियन विद द फेजर ऑफ ई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये आपको इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर दिया। आगे आ जाता है, छोटा सा और टॉपिक रह जाता है कि अगर हम रेजिस्टेंस की केस की बात करें तो V इक्वल टू क्या आता था, IR। I तो ठीक है, V तो ठीक है, लेकिन R क्या था, रेजिस्टेंस था, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए अपोज करना। कुछ इसी से रिलेटेड यहाँ पर बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। कंपेयरिंग इक्वेशन I नॉट इक्वल टू E naught upon WL with the ohmic relation I naught equal to E naught upon L. We find that omega L play the same role here as the resistance R in the resistive case. यहाँ पर जो R केस है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे लो। यहाँ पर जो R वाला केस है वो किसके लिए, ओम्स लॉ में I इक्वल टू V अपॉन R में R का जो केस है वही इंडक्टिव के केस में, इंडक्टर के केस में वही R का काम जो है, जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ ये ओमेगा L उसी रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। तो खैर इतना समझा दिया कंपेयर करने में। इट इज मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। देखो R यहाँ पर करंट को आने के लिए अपोज कर रहा है, वही चीज़ इंडक्टर में ओमेगा L वहाँ पर क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। सच ए नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इन दिस केस इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाई एक्सएल। एक्स इक्वल टू ओमेगल आपने रिप्लेस कर दी वैल्यू 2πfl। यहाँ पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, जान रहे हो। SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। ध्यान देना, किसी भी वैल्यू की अगर रेजिस्टेंस, किसी भी वैल्यू की अगर यूनिट ओम्स आ रही तो इट मीन्स वो रेजिस्टेंस ही है। फॉर AC XL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F0 तो XL 0। Thus an inductor allow DC flow through the easily but oppose the flow of AC through it obviously। अब ये IRMS VRMS की वैल्यू देख लो। IRMS बराबर I नॉट अपॉन रूट टू E नॉट WL अपॉन रूट टू, ये वैल्यू RMS, ये आपको समझ जाइए। आगे बढ़िए। वेरिएशन ऑफ XL विद फ्रीक्वेंसी, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो द XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, सो द ग्राफ ऑफ XL वर्सेस, ये इसको छोड़ो, ये देखो XL का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये दोनों जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर लेगा। हमें नहीं लगता कोई चीज़ आपको परेशान करेगी, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बुक ये जो हमने बताया तो बताया, आप बाकी आप बुक को ओपन कीजिए, बुक से पूरी चीज़ों को समझिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ जाता है तो आप पूछिए।